स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल डिफेंस इक्विपमेंटों का एक पूरा सेट। वे इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, जॉनसन ने कहा। ग्रे नाइट इंफीरियर ड्रैगन पार्कर का जमकर पीछा कर रहा था। पार्कर ने जो जादुई कवच पहना हुआ था उसे ड्रैगन ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसमें से ताज़ा खून निकल रहा था। दिल वाली महिला के पास थर्ड एलिमेंट के रूप में हीलिंग एलिमेंट था। जब उसने उस आदमी को अपनी ओर दौड़ते देखा तो उसने पार्कर की चोटों का इलाज करने के लिए तुरंत हीलिंग स्पिल डाली। अवर ड्रैगन नियंत्रण से बाहर है। मेरा सुझाव है हमें पहले उसे बाहर निकालना चाहिए, रीड ने ठंडे स्वर में कहा। कैप्टन, जॉनसन ने सिर हिलाया। टैंज मैजिशियन को मानसिक रूप से टूटना पड़ा था, इसलिए वह मूल रूप से मैच से बाहर हो गया था। यदि उन्हें एक सदस्य के नीचे रहते हुए हिंड ड्रैगन से लड़ना पड़ा तो यह वैसा ही था जैसे उनमें से 4 वर्सेस 6 दुश्मनों के खिलाफ जा रहे थे। यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। जॉनसन अचानक एक झिलमिलाहट के साथ गायब हो गया। इंफीरियर ड्रैगन ने पार्कर का पीछा करना जारी रखा। जैसे ही वो पार्कर पर फिर से अटैक करने वाला था, अचानक उसके पैरों के नीचे काली छायाएं कक्षाएं उभर आई। शैडो ऑर्बिट्स ने चुपचाप एक फॉर्मेशन का निर्माण किया। उसके बाद अनगिनत अंधेरे स्पाइकों को निकाल दिया गया जो विशाल अवर ड्रैगन में घुस गए। अवर ड्रैगन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर भी उसे एहसास हुआ कि वह अब अपने शरीर को नहीं हिला सकता। अंधेरे का रक्षण, जॉनसन ने बेरहमी से कहा। गहरे रंग की बाइकों ने अवर ड्रैगन पर अटैक कर उसकी मजबूत त्वचा को क्षत विक्षत करना शुरू कर दिया। इसकी त्वचा ही मुख्य कारण थी कि अवर ड्रैगन मैजिक से नहीं डरता था। यहाँ तक कि एडवांस पिल भी प्राणी को कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। हालांकि जॉनसन के ब्लैक मैजिक के कारण इसकी त्वचा गंभीर रूप से खराब हो चुकी थी और यह टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगी थी। रीड ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी भुजाएं झरनों के आकार की लाइटनिंग से ढकी हुई थी। अवर ड्रैगन के सामने 2 साइलेंट लाइटनिंग डेडली बोल्ट टकरा गए। प्रभाव ने तुरंत एक विनाशकारी लाइटनिंग तूफान फॉर्मेशन किया, जिसमें लाइटनिंग के आर्क ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ रहे थे। बिजली दूर तक फैल गई। अवर ड्रैगन तूफान के ठीक बीच में था और लाइटनिंग गिरने से नष्ट हो गया। लाइटनिंग की तेज धारा ने विशाल जीव को जमीन पर गिरा दिया। इसे फिर से उठने मत दो, जॉनसन ने अपने ब्लैक मैजिक पर नियंत्रण और क्षरण को मजबूत कर दिया। रीड ने उग्र सांप को फिर से बुलाया। हरे रंग की लपटों में घिरा सांप ग्रेनाइट अवर ड्रैगन से टकरा गया। इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, जिससे उसकी छाती पर एक झुलसा हुआ छेद हो गया। अवर ड्रैगन अब उठ नहीं सका। रीड और जॉनसन के बीच त्वरित टीम वर्क ने उन्हें कुछ ही क्षण में अवर ड्रैगन को बाहर निकालने की अनुमति दी थी। जर्मन टीम सब्स्टिट्यूट का अनुरोध करती है, मुख्य न्यायाधीश ने ऊंची आवाज में घोषणा की। 2 सहायक न्यायाधीशों ने तुरंत ही भूरे रंग के मैजिशियन को मंच से नीचे ले गए और आधे मृत अवर ड्रैगन को उसके कॉन्ट्रैक्टेड स्थान में वापस ले लिया गया। मैच में सब्स्टिट्यूट किए जा रहे सदस्यों को ब्राउन बाउंड्री से स्टेज पर प्रवेश करना था। भूरे रंग के मैजिशियन को मंच से नीचे ले जाने के बाद एक पतला विंड मैजिशियन अंदर आया और तेजी से टीम के बाकी सदस्यों के साथ इकट्ठा हो गया। उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, यह आश्चर्य की बात है कि हमारी टीम ने पहले एक सब्स्टिट्यूट भेजा है, लेकिन यह वास्तव में आश्चर्य की बात नहीं है कि आप लोग कितने निराशाजनक हैं। फ्रेंडी, बहुत होगी बात। क्या आप बहुत साउंड मैजिशियन को देखती है? आपका काम उसे कम से कम समय में बाहर निकालना है, जॉनसन ने बताया। रीड के मैजिक को रोकने में वह काफी परेशान करने वाली है। उस मानसिक मैजिशियन के बारे में क्या? उसकी मानसिक शक्ति भी कमजोर नहीं है, फेरी नामक व्यक्ति ने पूछा। पार्कर उसे संभाल लेगा, जॉनसन ने मुड़कर पार्कर की ओर देखा। उस आदमी के बाल बिखरे हुए थे और उसकी हालत खराब लग रही थी। सौभाग्य से वह भागने में बेहद अच्छा था। अवर ड्रैगन से उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ था। फैंडी एक विंड मैजिशियन था। उसकी गति उत्कृष्ट थी। उसके आसपास बिखरी हवाएं उसके लिए तेज गति से चलने वाली सुरंगों की तरह थी। वह इतना तेज था कि उसकी चालें मूलतः अप्रत्याशित थी। फैंडी जल्द ही मेगना को व्यस्त रखने लगे थे। मेगना की सुनने की क्षमता अच्छी थी, जिससे वह बता सकती थी कि उसका दुश्मन कहां से अटैक कर रहा है। हालांकि
जब दुश्मन इतना तेज था कि वह अपने प्रयासों से पहले कुछ झगड़ों में शामिल हो सकता था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह जानती हो कि वह अटैक कहां से कर रहा था। पार्कर ने रेणु के साथ मानसिक एलिमेंट का प्रदर्शन जारी रखा, जबकि फ्रेंडी ने मेघना को परेशान करना शुरू कर दिया। विनाशकारी मैजिशियन रीड जोर से हंसा और बोला, अब मुझे संभव तो कोई नहीं रोक सकता। उस डिफेंस मैजिशियन को बाहर निकालो, उससे निपटना सबसे भयानक है, जॉनसन ने आदेश दिया। आहन की डिफेंस पंक्ति को भेजने में जर्मन टीम को काफी परेशानी हो रही थी। उसे बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका उस पर पूरी ताकत से अटैक करना था, अन्यथा यदि उनके डिफेंस बिल पुनर्जीवित हो गए और ठंडे बस्ते में चले गए तो उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। नीचे जाओ तुम, रीड के विनाशकारी स्पिल मंच पर लौट आए। उन्होंने अपने लाइटनिंग और फायर एलिमेंट के संयोजन से चीनी टीम को बेतहाशा नष्ट कर दिया। उस आदमी का जादू डिफेंस बिलों को भेदने में सक्षम था। आहन के पास अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्टिवेट करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। टीम को राहत देने के लिए वह मैच में बहुत सारे जादू इक्विपमेंट लेकर आया था। दुश्मन के स्पिल उसके डिफेंस बिलों को नजरअंदाज करने में सक्षम थे, फिर भी मैजिक इक्विपमेंटों की रक्षा को भेदने में असमर्थ थे। मैजिक इक्विपमेंटों ने आहन को अस्थायी रूप से अपनी पकड़ बनाए रखने की अनुमति दी। यह आदमी, रीड उस समय उत्तेजित हो गया जब उसने आहन को मैजिक इक्विपमेंट निकालते देखा, जैसे कि उस व्यक्ति के पास उनकी अंतहीन आपूर्ति हो। रीड लगभग भूल गया था कि आहन शेखावत फाइनेंशियल ग्रुप का बेटा था। उसके पास अन्य पहलुओं की कमी हो सकती है, लेकिन जब मैजिक इक्विपमेंटों की बात आती है तो यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उस आदमी के पास बहुत सारे उच्च गुणवत्ता वाले मैजिक इक्विपमेंट थे। आहन के बाएं हाथ में एक लकड़ी की ढाल वाली अंगूठी थी और उसके दाहिने हाथ पर एक चट्टान की दीवार वाला कंगन था। उसका मैजिक कवच काफी मजबूत था और यहाँ तक कि उसका विंग जादुई उपकरण भी उसकी डिफेंस के लिए एक सुनहरा अवरोध उत्पन्न कर सकता था। आमतौर पर रीड अपने विरोधियों को आसानी से हरा सकता था क्योंकि वह अपनी जन्मजात प्रतिभा से उन्हें आश्चर्यचकित करने में सक्षम था। हालांकि डिफेंस इक्विपमेंटों के पूरे सेट के साथ पे टू विन टर्टल शेल मैजिशियन का सामना करते समय वह काफी गुस्सा हो चुका था। आपके पास बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट हो सकते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके साथियों के पास उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इक्विपमेंट हो सकते हैं। रीड मूर्ख नहीं था, उसने तुरंत मेघना पर अपना विनाशकारी मैजिक चला दिया। आहन टीम का टैंक था, केवल उच्च सुरक्षा रखना ही पर्याप्त नहीं था क्योंकि उसे अपने साथियों के लिए भी गोलियां खानी पड़ती थी। आहन इसके लिए लंबे समय से तैयार था। जब उसने रीड को अपना लक्ष्य बदलते देखा तो वह तुरंत मेघना की ओर भागा। हमें आपको बाहर निकालने में परेशानी हो सकती है, लेकिन क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि हम आपको एक जगह नहीं फंसा सकते? या अपने प्रवास का आनंद उठाए, एक ठंडी आवाज ने कहा। आहन की तरफ मुड़ गया। उसने आसपास किसी को नहीं देखा, लेकिन अंधेरे का एक बड़ा पर्दा उसके ऊपर मंडरा रहा था। आहन पर अंधेरे की जंजीरें उतर आई। आहन ने अर्थवेव के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन निक शासन का कवरेज उसकी सोच से कहीं अधिक बड़ा था। वह स्वयं रहते अंधेरे से बाहर निकलने में असमर्थ था। बकवास! आहन को बेहद बुरा लगा। एक डिफेंस मैजिशियन के रूप में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी एक ही स्थान पर फंस जाना था। भले ही उसकी रक्षा कछुए के खोल जितनी मजबूत थी, लेकिन अगर दुश्मन ने उसे निक शासन की भूल भुलैया में फंसा दिया तो वह पूरी तरह से बेकार था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, मैं उन्हें विस्फोट से जमीन पर गिरा दूंगा। आहन अभी भी अंधेरे की भूल भुलैया में था। अंततः तो वह जंजीरों से मुक्त हो गया, फिर भी वह बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ ही समय बाद मुख्य न्यायाधीश ने आवाज में घोषणा की, चीनी टीम सब्स्टिट्यूट का अनुरोध करती है। आहन निक शासन से मुक्त होने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बीच वह उम्मीद कर रहा था कि जिस व्यक्ति को उनकी टीम से बाहर किया गया था वह छोटी लड़की शिवांगी हो। हालांकि सच्चाई उतनी सही नहीं थी जितना उसने सोचा था। यह मेघना ही थी जो रीड के विनाशकारी स्पिलों के खिलाफ खुद का बचाव करने में विफल रही, जो किसी भी डिफेंसिव स्पिल को नजरअंदाज करने में सक्षम थे। जिस व्यक्ति ने उसकी जगह ली वह जियांग था। फिर यह वह नहीं था जिसकी आहन ने अपेक्षा की थी। क्या उन्हें अब तक आदर्श को मैच में नहीं भेजना चाहिए ताकि दो विध्वंसक मैजिशियन आपस में भिड़ सके और देख सके कि अंत में कौन टिकेगा? जियांग संभव तो क्या कर सकता है? मंच पर प्रवेश करते ही जियांग ने तुरंत अपने
रॉक गोलेम जनरल को बुलाया, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए। रॉक गोलेम जनरल कमांडर लेवल तक विकसित हो गया था और इसकी मोटी चट्टानी त्वचा एक शक्तिशाली ढाल में बदल गई थी। हालांकि रीड का मैजिक डिफेंस पिलो को नजरअंदाज करने में सक्षम था, लेकिन यह किसी की रक्षा को भेदने में असमर्थ था। उनके स्पिल केवल तभी प्रभावी थे यदि उनके कैप्टन जॉनसन ने वही मैजिक किया था जिसने इन्फीरियर ड्रैगन के कवच को नष्ट कर दिया था। अहन ने हमेशा सोचा था कि जियांग का भारी और अनाड़ी बीस्ट काफी बेकार था। हालांकि जब प्राणी टीम के सामने विनाशकारी स्पिलों को सहन करने के लिए मजबूती से खड़ा रहा तो अहन इससे काफी प्रसन्न हुआ। देखो, वे फिर से उसी दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं। वेद को पता था कि जॉनसन आगे बढ़ रहा था जब उसने रॉक गोलेम जनरल के आसपास शैडो एलिमेंट की उपस्थिति को महसूस किया। जॉनसन का ब्लैक मैजिक काफी शक्तिशाली था। यह अवर ड्रैगन की मजबूत त्वचा को नष्ट करने में भी सक्षम था। यह संभावना थी कि यह मैजिक रॉक गोलेम जनरल की कमजोरी भी थी। बेहद धीमा, जॉनसन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए रॉक गोलेम जनरल पर अपने आंचल से कई छायादार स्पाइक भेजी। शैडो स्पाइक्स अजय थी। जैसे ही वे गोलेम जनरल पर उतरे, उसकी त्वचा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से नष्ट होने लगी। शैडो स्पाइक्स से ठीक बाद रॉक गोलेम जनरल के ऊपर एक चांदी का रोम्बॉइड दिखाई दिया। प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल ने प्राणी को जमीन पर गिरा दिया। जीव पहले से ही कटाव से खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए रोम्बॉइड के उस पर गिरते ही वो तुरंत जमीन पर गिर गया। रीड की आंखें में चांदी की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। विशाल चट्टानी जीव से निपटना काफी परेशानी भरा था, लेकिन अब बहुत जल्द ही चीनी टीम के सदस्यों को अपने विनाशकारी स्पिलों से एक एक करके बाहर कर देगा। बादलों के ऊपर गड़गड़ाहट की गहरी कराह के साथ लाइटनिंग हवा में तेजी से चमक रही थी। ऐसा लगा मानो वे किसी भी क्षण विस्फोट करने वाले हो। चीनी टीम पर लाइटनिंग गिर पड़ी। प्रत्येक लाइटनिंग के झटके में एक भयावह हरे रंग की रोशनी का संकेत होता था, और जब भी लाइटनिंग के झटके डिफेंस पिलो से आसानी से गुजरते थे तो हरे रंग की चमक उठती थी। रात्रि राक्षस, इसे एक ही झटके में बाहर निकालो, जियांग ने आदेश दिया। जियांग ने चुपचाप अटैक को सहन कर लिया था, क्योंकि लाइटनिंग गिरने के बाद वह घावों और चोटों से ढका हुआ था। अंधेरे में छिपा रात्रि राक्षस चुपके से आगे बढ़ गया। जियांग को पता था कि उसकी पहली प्राथमिकता विरोधी टीम के विध्वंसक मैजिशियन को बाहर करना है। उसने उस व्यक्ति को अपने रॉक गोलेम जनरल पर अटैक करने की अनुमति सिर्फ इसलिए दी थी ताकि वह अपनी सुरक्षा कम कर सके। रात्रि राक्षस एक प्रतिभाशाली हत्यारा था। रेत के पास चलते समय वह बिल्कुल चुप था। जब लाइटनिंग चमकी तो वह थोड़े से अंधेरे में आगे बढ़ गई। फुर्तीली बिली दानव एक काले स्लैश में बदल गया और बिना किसी संकेत के रीड की गर्दन के पीछे से निकल गई। जियांग रीड की जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। आयोजक ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि प्रतिभागी विरोधियों के महत्वपूर्ण अंगों पर थोड़ी सी भी खरोच छोड़ने में सफल रहे तो उन्हें मैच से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार रात्रि राक्षस को रीड को अयोग्य ठहराने के लिए केवल उसकी गर्दन के पीछे एक हल्की सी खरोच छोड़ने की जरूरत थी। रीड अभी भी अपने विनाशकारी स्पिलों के आनंद में डूबा हुआ था। वह आमतौर पर अभिव्यक्तिहीन व्यक्ति था, लेकिन जब भी वह अपने दुश्मन को अपने सामने जान बचाकर भागते देखता था तो वह पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता। उसे उस निराशा को देखने में आनंद आया जो उसके ओपोनेंट ने अपने विनाशकारी स्पिलों से अटैक करते समय दिखाई थी। उस व्याकुलता ने उसे फुर्तीली बिली डिनम को अपनी ओर आते हुए देखने से रोक दिया था। रीड ने काफी त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह चिल्लाया, टेलिकिनेसिस स्कैटर, जब उसने देखा कि घात लगाने वाला उसके ठीक पीछे था। टेलिकिनेसिस की शक्ति ने नाइट राक्षस को दूर भगाने की कोशिश करते हुए सभी दिशाओं में जाने से पहले उस व्यक्ति की परिक्रमा की। नाइट राक्षस की खूबसूरत आकृति ने सुई की तरह बल के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और रीड के कमजोर स्थान के पास पहुंचना जारी रखा। रीड घबरा गया। उसने अपने मैजिक कवच को एक्टिवेट किया। वह केवल सहज रूप से ही चकमा दे सकता था। अर्थवेव, कुछ ही दूरी पर जर्मन टीम के कैप्टन जॉनसन ने मैजिक कर दिया। उसने रीड के पैरों के नीचे की रेत को नियंत्रित किया और उस व्यक्ति को जबरन अपनी ओर खींच लिया। यह संभावना नहीं थी कि रीड अपने दम पर नाइट राक्षस के अटैक से बच सकता था।
हालांकि जॉनसन की मदद से रीड घातक अटैक से बचने में कामयाब रहा। नाइट राक्षस के पंजों ने रीड की पीठ पर केवल आधा मीटर लंबा गहरा घाव छोड़ा। धिक्कार है, यह बेहद करीब था। परिणाम देखकर जियांग निराश हो गया। यदि नाइट राक्षस रीड को बाहर निकालने में सक्षम होता तो उनकी टीम के पास मैच जीतने का एक बड़ा मौका होता। हालांकि विरोधी टीम के कैप्टन जॉनसन बेहद तेज और अनुभवी योद्धा थे। इसके अलावा आदमी का फर्स्ट एलिमेंट शैडो एलिमेंट था, इसलिए यह बेहद संभव था कि उसने रात्रि राक्षस को देखा था जब वह अपनी चाल चल रहा था। आमतौर पर लोग मैजिक की थोड़ी सी उपस्थिति को स्पिलो के बीच टकराव का हिस्सा समझ लेते हैं और इसे अनदेखा कर देते हैं। हालांकि जर्मन टीम के कैप्टन बेहद अलर्ट थे और वह समय रहते रीड को बचाने में कामयाब रहे। इन चीनियों को कम मत समझो, क्या तुम समझते हो? जर्मन कैप्टन ने ठंडे स्वर में कहा। यदि वे मैच को गंभीरता से लेते तो वे निश्चित रूप से चीनी टीम के सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लिए मौका ढूंढ लेते, लेकिन दोनों टीमें फिलहाल बराबरी पर थी। यह निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा था। ओह, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, रीड ने अपनी पीठ पर जलन का दर्द महसूस करते हुए अपने दांत भींचते हुए कहा। रीड की चोट का इलाज करने के लिए मस्सों वाली महिला शिवांगी के साथ लड़ाई से तुरंत पीछे हट गई, क्योंकि वह आदमी उनकी टीम का प्रमुख व्यक्ति था। जाओ और अपना गुस्सा उस छोटे जानवर पर प्रकट करो, मस्से वाली महिला ने आदमी की घाव का इलाज करने के बाद आकर्षक अंदाज में कहा। रीड वास्तव में क्रोधित था। अब जबकि उसके दो साथी उसकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उसे अब घृणित बिल्ली दानव पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। उस व्यक्ति ने उग्र दहाड़ के साथ आग का मैजिक चलाकर अपना गुस्सा निकाला। भयानक आकाश ज्वाला अत्यंत अंतिम संस्कार की लपटें आकाश से बरसने लगी। जैसे ही लोगों ने अपनी निगाहें उठाई, उन्होंने तुरंत एक उल्कापिंड को वेनिस की ओर गिरते हुए देखा, जिस पर मौत का शानदार ऑरा था। नारकी और लपटों का दायरा व्यापक था और वे पूरी तरह से अजय थे। मंच का लगभग आधा हिस्सा आग के हवाले कर दिया गया। वेद ने लगातार ब्लिंक कास्ट करके अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले रैणु को अपनी स्थिति में बदला, क्योंकि वह विस्फोट के ठीक बीच में थी। इससे पहले कि उन्होंने रैणु को अपने टेलीकिनेसिस से कुछ दूरी पर गिरा दिया, फिर वह शिवांगी के सामने खड़ा हो गया और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके भयावह हरी लपटों का सीधा सामना करने के लिए एक दीवार बन आई। दुर्भाग्य से यहाँ तक कि उसकी इच्छा शक्ति के साथ स्थापित की गई डिफेंस को अभी भी एक डिफेंस स्पिल माना जाता था, जिसका अर्थ है कि नारकी लपटें आसानी से इसके माध्यम से गुजरने में सक्षम थी। आग की लपटों ने वेद और शिवांगी को झुलसा दिया। चिलचिलाती गर्मी ने उन्हें बुरी तरह झुलसा दिया। दोनों ने पहले ही अपने कुछ डिफेंस इक्विपमेंटों का उपयोग कर लिया था। वे अविश्वसनीय ताकत के खिलाफ खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शिवांगी को नारकी लपटों ने भस्म कर दिया था। वह बैरियर से टकरा गई और लगभग बेहोश हो गई। एक सहायक जज तुरंत आया और उसे मैच से बाहर ले गया। शिवांगी को जल्द ही होश आ गया। जब उसे एहसास हुआ कि उसे सहायक जज द्वारा मंच से नीचे ले जाया गया है, तो उसने गुस्से में कहा, मैं ठीक हूं, मुझे नीचे उतारो। मेरे पास अभी भी ऐसे उपकरण हैं जिनका मैंने उपयोग नहीं किया है। सहायक न्यायाधीश ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की, आपको मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सहायक न्यायाधीश अपने निर्णय के आधार पर प्रतिभागियों को बचाएंगे। भले ही उन्होंने गलत कॉल किया हो, फिर भी प्रतिभागी को मैच से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। शिवांगी की स्थिति बिल्कुल चरम पर थी और अपेक्षाकृत युवा सहायक न्यायाधीश की नजर में उसका जीवन पहले से ही खतरे में था, इसलिए उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। जैसे ही उसने हस्तक्षेप किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिवांगी अभी भी मैच के लिए फिट थी, फिर भी वो अयोग्य हो जाएगी। शिवांगी का चेहरा काला पड़ गया। उसे सहायक न्यायाधीश के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा हुई। इससे पहले कि वो अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग कर पाती, उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। जैसे ही शिवांगी को मंच से नीचे ले जाया गया, सब्स्टिट्यूट सदस्यों ने तुरंत उसकी जगह ले ली। शिवांगी की जगह लेने वाले सदस्य रुद्री थी। विरोधी विनाशकारी मैजिशियन द्वारा टीम पर निर्दयता पूर्वक विस्फोट किया जा रहा था। टीम का लगभग हर सदस्य घायल हो गया था। इस दर पर शेष 4 सदस्य जल्द ही बाहर हो जाएंगे, इसलिए उन्हें ठीक करने के लिए रुद्री को भेजना आवश्यक था, ताकि वे अपनी ताकत वापस पा सके।
रुद्री का फर्स्ट एलिमेंट हीलिंग एलिमेंट था। उसका हीलिंग मैजिक जर्मन टीम की तिल वाली महिला से कहीं अधिक मजबूत था। मंच पर प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद वह वेद की जलन, आहन की झुलसी हुई त्वचा, रेणु की टूटी हुई हड्डियां और जियांग के लाइटनिंग के झटके को ठीक करने में कामयाब रही, जिससे उन्हें अपनी अधिकांश ताकत वापस पाने में मदद मिली। अब किसी हीलर को भेजना बेकार है। रीड पूरी तरह से लाइटनिंग के घिरे बारूद के ढेर में बदल गया। वह जहां भी जाता अपने तात्विक स्विलों से बड़ी तबाही मचा देता। चूंकि मेघना को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, रीड पूरी तरह से अजेय हो गया था। चीनी टीम के 5 सदस्यों को अपने डिफेंस इक्विपमेंटों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि डिफेंस इक्विपमेंटों का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था। यहां तक कि आहन, जिसने डिफेंस इक्विपमेंटों का पूरा सेट पहना हुआ था, जल्द ही खत्म होने वाली थी उसकी अवधि। यह देखकर मिस्टर जीतेश ने बोहें सिकोड़ ली और आदर्श की ओर देखा, जो एक जंगली घोड़े की तरह दौड़ रहा था। उस आदमी ने कहा, खुद को तैयार करो। दूसरों ने जर्मन टीम को यह दिखाने के लिए मजबूर किया है कि उनके पास क्या है। हमें निराश मत करो। आदर्श, अपना सर्वश्रेष्ठ करना। समायरा ने मुस्कुराते हुए वहीं से पुकारा जहां वह सब्स्टिट्यूट लोगों के बीच बैठी थी। बस तुम देखते रहो, मैं उन्हें जमीन पर गिरा दूंगा। आदर्श ने लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार किया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। शाम तक शायद एपिसोड नेक्स्ट अपलोड हो जाएगा, जो कि आज का होगा। यह पिछले कल का एपिसोड है। पिछले कल मैं दे नहीं पाई थी क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी। सो थैंक यू।